नमस्कार। इस वीडियो में हम बिहार के कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे। बिहार की कला और संस्कृति को जानने से पहले थोड़ा सा अध्ययन हम कला और संस्कृति के बारे में करते हैं और यह कला और संस्कृति को पहले हम होलिस्टिक रूप में समझते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक रूप से बिहार की कला और संस्कृति को जानेंगे। अगर हम संस्कृति का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम। अब इसकी एक सामान्य परिभाषा देखें। किसी समाज देश में पाए जाने वाले विभिन्न उत्तम मूल्यों का समन्वय ही संस्कृति है। यानी कि यदि किसी समाज में जो महत्वपूर्ण मूल्य पाए जाते हैं, उन मूल्यों में दया, क्षमा, कला, विज्ञान आदि जो भी तत्व हैं, ऐसे तत्वों को जब हम एक समन्वित रूप कर लें, इनको एकत्र कर लें, तो यही समन्वित रूप किसी भी देश का, किसी भी समाज का संस्कृति बन जाता है। यदि हम भारतीय संस्कृति की विशेषता को जानें तो इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्राचीनता को धारण करती है। यानी कि हमारी संस्कृति सिंधु सभ्यता से लेकर और आज तक इतनी प्राचीन है कि विश्व में अन्य जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों पर हमारी जो संस्कृति है वह श्रेष्ठ है। इसी तरीके से भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कि यह निरंतरता को धारण करती है। यानी कि यह संस्कृति कभी विलीन नहीं हुई, कभी खत्म नहीं हुई। अनेकता में एकता संस्कृति की विशेषता है। यानी कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रहन सहन पाए जाते हैं, वेशभूषाएँ पाई जाती हैं, और फिर भी हम लोग एक राष्ट्र हैं, एक देश में निवास करते हैं, एक भूभाग में निवास करते हैं, और यह हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी तरीके से हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता अपनाने की कला यानी कि ग्रहणशीलता है। हमारी संस्कृति ये नहीं कि एकम अहम द्वितीयो नास्ति, बल्कि हर संस्कृति से अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर्स हैं उनको धारण करने की क्षमता रखती है। जैसे विभिन्न प्रकार, यदि हम आधुनिक भारत को देखें तो ब्रिटिश काल में जो अच्छे अच्छे भवन निर्माण उनके द्वारा किए गए, तो उन सबको हमारी संस्कृति ने अडॉप्ट कर लिया। इसी तरीके से यवन राजाओं के जो विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कल्चर्स थे, उनके स्थापत्य थे, उन सबको हमने स्थापित कर लिया, और वह मौर्य काल, मौर्योत्तर काल आदि जो काल में जो प्रतिमाएं बनी हैं, जो स्थापत्य हुए हैं, उन सब में यह देखने को मिलता है। तो यह मोटा मोटा भारतीय संस्कृति की विशेषता रही। अब थोड़ा सा कला के बारे में जानते हैं। कला जिसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है, संस्कृति को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, परंतु कला को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे भरतनाट्यम एक कला है, और भरतनाट्यम एक निश्चित रूप से उसका डांस परफॉर्मेंस किया जाता है, तो वह एक कला है जिसे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब हम बिहार के संदर्भ में कला और संस्कृति को देखते हैं। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस गौरवशाली इतिहास में उसके विभिन्न आयाम हैं। उन्हीं आयामों को हम पढ़ेंगे, और इन आयामों को हम विभिन्न कालखंडों के आधार पर, यानी कि जो शासकों ने राज्य किया, उन शासकों के राज्य में किस प्रकार की कला और संस्कृति का जन्म बिहार में हुआ, इस सब चीज़ों का हम क्रमशः क्रमवार अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मौर्य काल में बिहार की कला और संस्कृति को देखते हैं। अगर मौर्य काल की प्रमुख विशेषता को देखें तो इस काल में स्तंभों का प्रयोग होता था। यानी कि जो बड़े बड़े स्तंभ हैं वह पूरे भारत में पाए जाते हैं। इसी तरीके से इन स्तंभों पर चमकीली पॉलिश का भी प्रयोग किया जाता था, और जो ये पत्थर प्रयोग किए जाते थे वह खंड खंड में ना होकर बल्कि एक ही स्लॉट के होते थे। उन्हीं स्लॉट्स को तराश करके आकृति प्रदान की जाती थी, और ये जो पत्थर थे इनमें बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और इन पत्थरों पर पशुओं की भी आकृति का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न स्थान पर जो स्तंभ प्राप्त हुए हैं उसमें सिंहों की आकृति, सांड की आकृति, घोड़े की आकृति मिलती है। इसी तरीके से कला के माध्यम से धर्म एवं सामाजिक नियम पालन कराने की कला का भी प्रयोग मौर्य काल में किया गया था। और ये जो मौर्य काल की कला है वह पूर्णतः साइंटिस्ट है। इसमें कल्पना को भी शामिल किया गया है, और नए नए रचनात्मक प्रयोगों का भी प्रयोग किया गया है। अब मौर्य कला के प्रमुख उदाहरणों को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो मौर्य काल को इंडिकेट करते हैं और यह बिहार में पाए जाते हैं।
होलिस्टिक स्तर पर हम आर्ट एंड कल्चर का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बिहार के संदर्भ में हम आर्ट एंड कल्चर का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए जो मौर्यकालीन के उदाहरण बिहार में पाए गए हैं उन्हीं का हम इसमें जिक्र करेंगे। ध्यान रखना, पहला जो उदाहरण है वह दीदारगंज, और दीदारगंज पटना में है। यहाँ पर एक यक्षिणी की प्रतिमा पाई गई है, और यह यक्षिणी की प्रतिमा यानी कि एक स्त्री की प्रतिमा है जो इतनी सुंदर है कि इसका संदर्भ केवल भारत में नहीं, भारत के बिहार में ही नहीं, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध प्रतिमा है। और इस प्रतिमा की खोज 1917 में हुई थी, और भारत सरकार का एक भारत महोत्सव है। इस भारत महोत्सव में इस प्रतिमा को भारत सरकार के द्वारा जरूर रखा जाता है, और वर्तमान में यह जो प्रतिमा है वह पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट उदाहरण है अशोक के स्तंभ, जो बिहार में पाए गए हैं। तो रामपुरवा अभिलेख स्तंभ है जो कि पूर्वी चंपारण में है। लौरिया अरेरैज स्तंभ है, यह पश्चिमी चंपारण में है, और रामपुरवा अभिलेख पूर्वी चंपारण में है। इसी तरीके से लौरिया नंदनगढ़ का एक स्तंभ है, यह पश्चिमी चंपारण में है, और बसाड़ एक स्तंभ है जो वैशाली में स्थित है। बिहार से कुछ नग्न प्रतिमाएं भी पाई गई हैं, और इन नग्न प्रतिमाओं का संदर्भ जैन धर्म से माना जाता है, और जैन धर्म के संप्रदाय दिगंबर यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थे। इन्हीं संप्रदायों में से दिगंबर संप्रदाय यानी कि दिगंबर संप्रदाय नग्न अवस्था में रहता था, वह वस्त्रों को त्याग करता था, वस्त्रों को धारण नहीं करता था। इसी की प्रतिमाएं बिहार से प्राप्त हुई हैं, और यह जो प्रतिमा है वह पटना से मिली हुई है। प्रश्न बनता है कि किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह जो प्रतिमा है वह जैन धर्म से ही संबंधित है। चूँकि जैन धर्म में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था, और साथ ही दिगंबर संप्रदाय था जैन धर्म का, वह नग्न रहता था। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह जो प्रतिमा थी यह जैन धर्म से संबंधित थी। फिर कुछ गुफाएं हैं जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी, उनका अध्ययन करते हैं। यह एक गुफा है बराबर की गुफा, यह बिहार की बराबर की पहाड़ी पर है, और इस बराबर की गुफा में 4 गुफाएं हैं। उन गुफाओं का नाम लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि उपरोक्त इन चारों गुफाओं का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट गुफा है नागार्जुनी गुफा। यह गुफा बिहार के गया जिले में अवस्थित है, और इसका निर्माण राजा दशरथ के द्वारा किया गया था। अब बिहार के में जो गुप्त काल का शासन रहा, और इस गुप्त काल के समय जो आर्ट एंड कल्चर का निर्माण हुआ, क्रिएशन हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यदि गुप्त काल के प्रमुख कैरेक्टर्स को जाने, प्रमुख विशेषता को जाने, तो इस काल में जो हिंदू यानी कि ब्राह्मण धर्म था, इस धर्म की प्रधानता थी। यानी कि वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु आदि की मूर्तियाँ इस काल में ज़्यादा बनाई गईं, और इस काल में सौंदर्यता को अधिक तवज्जो दिया गया। यानी कि जो प्रतिमाएं बनाई, जो कला बनाई गई, उस कला में सुंदरता को प्रधान तत्व के रूप में देखा गया। और इसके प्रमुख उदाहरण देखें तो अजंता, एलोरा और बाग की गुफाएं हैं। अब गुप्त काल और बिहार का संदर्भ देखते हैं। तो गुप्त काल में बोध गया मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि बोध गया में है। इसी तरीके से मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, मंडलेश्वर मंदिर कैमूर में है। और 7.5 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया गया, जो कि भागलपुर में है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पाल काल और अन्य जो समय के साथ राजा हुए, मध्यकाल हुआ, आधुनिक काल हुआ, उस काल में जो कला और संस्कृति का जन्म बिहार में हुआ, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।